आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आज का सेशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है और यकीन मानिए तो एक कॉन्फिडेंस लाने वाला बूस्टअप सेशन है, या सीधा सीधा समझ लें कि ये खजाने से भरा हुआ सेशन है। आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार तरीके से जीवन जी रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जी जान लगाकर शुरू कर दिए होंगे। ऐसी मेरी आशा है और विश्वास भी है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे। सुधीर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सुधीर कंबोज जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रहा है सर। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे से आ रही है? मैं अभी आपको हम्म। देख पा रहा हूँ? मैं अभी नहीं दिख पा रहा हूँगा, थोड़ी देर में। आप नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ से देखते रहिए और थोड़ी देर में मैं भी दिखने लग जाऊंगा, है ना? तो हमेशा जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो क्या करते हैं हम? खोजबीन चालू कर देते हैं। क्या खोजबीन चालू कर देते हैं कि पिछला कौन इस तरह से उस लक्ष्य की ओर गया है, किन किन चीजों का सामना किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? तो इसी कड़ी में ये जो क्वेश्चन है पॉपुलर सीरीज का, ये आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं दिख पा रहा हूँ आपको? बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं? चलिए, तो आज का सेशन है मोस्ट पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन प्रमोशन एग्जाम के लिए। और ये 2024-25 के पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन हैं। वैसे हैं तो टोटल 40 क्वेश्चन, लेकिन आज हम कुछ आधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल कुछ आधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो 40 क्वेश्चंस हम रिकॉल क्वेश्चंस के रूप में ले रहे हैं या पॉपुलर सीरीज में ले रहे हैं, यकीन मानिए ये आपके प्रमोशन एग्जाम में आपका बहुत टाइम सेव करते हैं। और मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है ऐसा बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है? कई साथी जरा बताएं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना अब तक? आवाज एकदम पूरा मीठा आ रहा है। हाँ, देखिए राजेश जी बोल रहे हैं अच्छा। आवाज़ बढ़िया आ रही है बोल रहे हैं। चलिए, कुछ साथियों का इशू होगा, उनकी तरफ से आ रही है बोल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप लोग दूर बैठे रहते हैं तो कई जगह नेटवर्क का इशू होगा, इसी वजह से होगा। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज के सवाल हैं, आपके प्रमोशन एग्जाम में आने ही आने हैं, ये मान के चलिए। तो ये फायदा क्या होगा? एक तो नंबर सुनिश्चित करेंगे, समय बचाएंगे, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन के लिए हमको पॉलिसी पढ़ना है। और बैंक में तो अथाह समंदर है ना? गोते लगाते रहना है, मोती कम मिलते हैं। लेकिन अगर एक जानकार गोताखोर के साथ सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी और शीघ्रता से मिलेंगी। तो पॉपुलर सीरीज का सवाल हम साझा करेंगे, और ये नोट कर लेंगे भी आप लोग। जब भी आपका रिकॉर्डिंग सेशन आएगा तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशंस में हम लोग पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन ले रहे हैं। टोटल क्वेश्चन 40 होंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद इंटरनल पॉलिसी के भी पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन लूंगा। आज का जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल बैंकिंग के पॉपुलर सीरीज हैं। कल सुबह सेशन करेंगे वो भी जनरल बैंकिंग के पॉपुलर क्वेश्चन होंगे। और शाम को जो सेशन करेंगे वो इंटरनल बैंकिंग के पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल बैंकिंग में कितने? 20 सवाल लेंगे, तो टोटल हम 60 जो पॉपुलर सीरीज के लेंगे। पॉपुलर सीरीज ऐसा मापा गया है, अगर साल भर में कोई सवाल 3 या 3 से अधिक बार आया है उसको पॉपुलर सीरीज में मानते हैं। तो ये सवाल हैं, 3 क्या 10 से ज्यादा भी बार आए हैं तो ये पॉपुलर सीरीज में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। चलिए, पहला सवाल लेने से पहले आप इसको देखिए। पॉपुलर सीरीज मतलब आप उड़ान भरते हो तो दूर से ही लक्ष्य दिख जाएंगे और आप उसको जो है कैप्चर कर लेंगे या उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे, अंक सुनिश्चित कर लेंगे। इसलिए बाज की उड़ान
के हिसाब से दूर से अपनी चीज़ों को देख लेते हैं, अपने शिकार को देख लेता है, अपने लक्ष्य को देख लेता है। तो पॉपुलर सीरीज को हमको दूर से ही देखना है और स्पष्ट रूप से देखना है, और उसमें गलती नहीं करनी है, चूक नहीं करनी है, और सही जगह जो है हमको क्वेश्चन का आंसर मार्क करने हैं और अपने आगे बढ़ना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी। पीएमईजीपी एक पॉपुलर सीरीज का गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, क्योंकि इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है और रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। इस योजना का नाम ही है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने, साथ ही साथ ऐसे उद्योग धंधा की स्थापना जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, वहां पर काम करने का मौका मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में सरकार क्या करती है, कैपिटल सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज रेट में लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, और उसको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें नोडल एजेंसी पूछा जाता है, ये पॉपुलर सीरीज का है। तो नोडल एजेंसी जब हम बात करते हैं पीएमईजीपी का, तो आप लोग सभी पॉपुलर सीरीज का है, तो आप लोग के चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ सभी, यहाँ पर स्क्रीन में भी उसका आंसर लिखा है KVIC। क्या है उसका आंसर है? KVIC। और इसको बोलते हैं खादी विलेज कटेज खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, है ना। तो KVIC जो है वो इसका नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पीएमईजीपी के लिए। और ये सारी चीज़ें जो बोरोवर सिलेक्शन और उसको ब्रांच के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेबल क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जो है आपको केवीआईसी प्रदान करता है। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो बोलते हैं इसको, खादी और ग्राम उद्योग आयोग बोलते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार दिलाने, और सरकार ऐसा प्रयास करती है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के आय में बढ़ावा मिले, ताकि वहाँ के निजी जो आसपास के लोग हैं वहाँ काम करें और वो अपने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। अगर केवीआईसी के मुख्य काम की ओर देखेंगे, तो ग्राम में खेती के अलावा जो इंडस्ट्री लगाना है या उद्योग धंधे लगाने हैं उनके लिए काम करती हैं। साथ ही रोजगार सृजन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है इनका, मेन जो होता है रोजगार सृजन, कि रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए। इसीलिए ये यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी देते हैं और उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, ताकि कई लोगों को रोजगार मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो, उनके पास पैसा आए और अपने दिनचर्या को चलाएं। और ये चूंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसको विशेष तौर से इसको अच्छा प्रमुखता दी जाती है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम पीएमईजीपी से देखें तो बहुत सारे सवाल बनते हैं पीएमईजीपी में लेकिन पीएमईजीपी में ज़्यादातर पॉपुलर सीरीज का जो सवाल है वो यही पूछा जाता है केवीआईसी का। लेकिन अगर इसके डिटेल के बारे में हम लोग जाएंगे, तो अभी जैसे रिवीजन हुआ है, दो तरह के हैं, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक पीएमईजीपी, और मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तक। और इसका एक मॉडर्नाइजेशन है, अगर कोई जो उद्योग धंधा है वो ठीक से पटा दिया है तो उसको 1 करोड़ तक उसको मॉडर्नाइज कर सकता है, उसको अपग्रेड कर सकता है पीएमईजीपी सेकेंड लोन में। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में लागत, पहले लोन में 50, दूसरे में 20, और माइक्रो यूनिट्स ही इसमें लोन किए जाएंगे, नए यूनिट्स ही लोन किए जाएंगे, पुराने नहीं, क्योंकि उद्देश्य ही इसका है रोजगार सृजन। पुराने में करेंगे तो रोजगार तो ऑलरेडी लोग हैं, तो सृजन कैसे होगा, है ना, इसलिए नए लोन किए जाते हैं। और इसकी सब्सिडी जो है 15% से 35% तक होती है। और डिटेल हम लोग योजना के बारे में भी बात पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम लोग एक क्वेश्चन का सरल सा जवाब देख लिए, पॉपुलर सीरीज का सवाल क्या, कि इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। दूसरा सवाल आपके लिए देखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग। क्या होता है जनरल क्रॉसिंग? सुधीर जी बताइए, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है?
हमारे सुधीर जी आज हैं सेशन में। अच्छा, तो जनरल क्रॉसिंग सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल है। सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये सवाल बार बार पूछता रहता है। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है? किसी भी चेक के फेस पर अगर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो वो चेक सामान्य क्रॉसिंग कहलाता है। जनरल क्रॉसिंग ऑफ ए चेक मीन्स ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन अक्रॉस द चेक फेस। अगर चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और जहां जनरल क्रॉसिंग हो गया तो जनरल क्रॉसिंग के बाद उस चेक का भुगतान नगद नहीं किया जाएगा काउंटर पे। उस चेक का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता, अकाउंट में किया जा सकता है। इसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हर महीना ये सवाल 12 बार तो आया ही होगा। एक साल में 12 महीना होते हैं। अगर 12 एग्जाम हुए तो 12 बार, मतलब 100% इसकी जो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन में जनरल क्रॉसिंग का। हालांकि अभी 2024 और 25 में देखा गया कि चेक से जुड़ा हुआ 6 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक दिन जब चेक की क्लास पढ़ाएंगे तो वो 10 क्वेश्चन जो है पूरा पूरा डिस्कस करेंगे हम। 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, आप रिकॉल क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, एटलीस्ट 5 या 6 चेक से सवाल पूछे गए हैं। तो कुछ पॉपुलर सीरीज का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब चेक के पृष्ठ पर, मुख पृष्ठ पर कहीं भी दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और जनरल क्रॉसिंग हो गया तो उस चेक का भुगतान नगद काउंटर पे नहीं होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी इज प्रोवाइडेड एज पर विच अमाउंट। अगर कोई ग्राहक LIC पॉलिसी लेकर आता है और LIC पॉलिसी को बैंक में रखकर लोन लेता है तो किस वैल्यू के आधार पर लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है LIC पॉलिसी के अगेंस्ट, ये बात पूछी गई है। तो आप लोग सब चैट बॉक्स में लिखते भी चलिए। हालांकि सब लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। और फिर से एक ही बार अभी हम पॉपुलर सीरीज का सवाल पढ़ेंगे आज और कल। फिर उसके बाद हम लोग नए सवाल, इमर्जिंग सवाल पे डिस्कस करेंगे। तो लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी जो है दिया जाता है सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट दिया जाता है। सरेंडर वैल्यू एक ऐसी राशि है कि अगर आज पॉलिसी को LIC के पास सरेंडर किया जाए, जमा किया जाए, तो आज जो राशि उस ग्राहक को मिलने वाला है वो वैल्यू सरेंडर वैल्यू है। तो आज पॉलिसी सरेंडर करने पर जो राशि मिल सकती है, जो राशि पेबल है, उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। और सरेंडर वैल्यू को रखते हुए उसमें मार्जिन ट्रीट होगा और लोन दिए जाएंगे LIC पॉलिसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा सरेंडर वैल्यू। और जब भी LIC पॉलिसी को अगेंस्ट लोन दिया जाता है तो एक चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो हमारे साथी जरा टाइप करके या बोल के बताएंगे कि कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। क्रांति कुमार जी, कौन सा चार्ज क्रिएट होता है अगर कोई LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने आता है तो पॉलिसी के अगेंस्ट हम चार्ज क्रिएट करते हैं। तो हमारे कुछ साथी लियन लिख रहे हैं, पवन जी लियन जो है कुछ असाइनमेंट लिख रहे हैं और कुछ लियन लिख रहे हैं। तो ज़्यादातर साथी असाइनमेंट कह रहे हैं। तो जैसे बहुमत में सरकार बनती है तो हम बहुमत पे ही चलेंगे। LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है उसमें जो चार्ज क्रिएट होता है उसको असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो LIC पॉलिसी है, फ्यूचर में भी अगर उसका वैल्यू बढ़ता है या कोई इंटरेस्ट उस पर आता है तो वो उसको भी असाइन कर देता है बैंक के लिए कि उस पॉलिसी के और जो एक्युमुलेशन इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें बेनिफिट मिलने वाला है उसमें को भी चार्ज में असाइन कर दीजिए। इसीलिए उसको असाइनमेंट कहा जाता है। चलिए अगला पॉपुलर सीरीज का सवाल यहाँ पर देखिए। विच ऑफ द एबव इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन इन चेक। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 2024-25 का सवाल है कि मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है। दोनों चीजें क्लियरिटी से आपको जानना होगा कि मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है। और मटेरियल अल्ट्रेशन
इनमें से कौन सा नहीं है, यही सवाल ज्यादातर पूछा गया। अगर किसी चेक के पेई के नाम में चेंज कर दिया जाए, डेट में चेंज कर दिया जाए, राशि में चेंज कर दिया जाए, तो उसको मटेरियल अल्ट्रेशन कहते हैं। अगर कोई ऑर्डर्ड चेक है, उसको बियरर में चेंज कर दिया जाए, तो मटेरियल अल्ट्रेशन करते हैं। अगर चेक के डेट में चेंज कर दिया जाए, मटेरियल अल्ट्रेशन। अमाउंट में चेक कर दिया जाए, मटेरियल अल्ट्रेशन। नाम में चेंज कर दिया जाए, मटेरियल अल्ट्रेशन। लेकिन एक है जिसको करने पर मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, वो है अगर कोई बियरर चेक है और उस बियरर चेक को ऑर्डर कर दिया जाए, तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप लोग इसको, हालांकि पॉपुलर सीरीज का सवाल है, कर लिए होंगे। मटेरियल अल्ट्रेशन मतलब अगर कोई बदलाव किया गया है किसी चीज में, तो मटेरियल अल्ट्रेशन है। लेकिन अगर कोई बियरर चेक है, उसको ऑर्डर कर दिया गया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कोई अनक्रॉस चेक है, क्रॉस कर दिया गया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन में हालांकि जो क्रॉस या अनक्रॉस चेक नहीं आता, बियरर टू ऑर्डर रहता है। इसीलिए हम बियरर टू ऑर्डर देते हैं। और जो है, हम इसको उसी तरह से समझते भी हैं। हालांकि चेक के सेशन में मैं आपको डिटेल सारी चीजें बताऊंगा। अब आते हैं ये पॉपुलर सीरीज का अगला क्वेश्चन। ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉपुलर सीरीज का सवाल है। आजकल थोड़े इस सवाल में चेंज कर देता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फॉर्म इज ₹5 lakhs, स्टॉक इज ₹6 lakhs, and the limit is sanctioned with the margin of 25%, then calculate the drawing power. What will be the drawing power? तो ये जो है, सैंक्शन लिमिट 5 लाख दिया है किसी फर्म का, और स्टॉक जो है 6 लाख दिया है, और मार्जिन जो है 25%। तो इसका ड्राइंग पावर कैलकुलेट करिए बोल रहा है। तो जब भी हम ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो हम लोग मार्जिन जो है घटा देते हैं ड्राइंग पावर में, और उसको देखते हैं कि जो भी मार्जिन घटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, वो सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा है कि कम है। कम है तो जो कम वाला हिस्सा है उसको हम लोग ड्राइंग पावर कहते हैं। ज़्यादा है तो उसमें भी कम वाले हिस्से को जो है हम लोग ड्राइंग पावर कहते हैं। मतलब जो भी कम होगा वही ड्राइंग पावर होगा। किन में कम होगा? जो आपका मार्जिन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है, और जो सैंक्शन लिमिट है सैंक्शन लिमिट है, उन दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम लोग ड्राइंग पावर मानेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन है 25%, तो 6 लाख का 25% होगा 1.5 लाख। 1.5 लाख मार्जिन हो गया। स्टॉक उसके पास 6 लाख है, तो मार्जिन को घटा देंगे 6 लाख में से। 6 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे, 4.5 लाख है। तो यहाँ पर 4.5 लाख, सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, और स्टॉक में से मार्जिन घटाने पर 4.5 लाख। दोनों में से कम कौन सा है? 4.5 लाख है। तो 4.5 लाख कम है, तो जो कम वाला हिस्सा होगा वो ड्राइंग पावर होगा। इसलिए हम यहाँ पर ड्राइंग पावर निकालेंगे 4.5 लाख। अब ये सवाल क्या हुआ, 2022-23 में आया, 23-24 में आया, 24-25 में भी ये सवाल आया, लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया कि एक फर्म का सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 10 लाख है। अब आप बताइए, स्टॉक 10 लाख हो गया, तो अब ड्राइंग पावर कैलकुलेट करिए। कई साथी इसको हड़बड़ी में गलती भी करके आ गए। क्या कि सर तो हर सेशन में 4.5 बताते हैं, 4.5 लगा के आगे, सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं। 2024-25 में इसमें सभी में ये लिमिट जो है 5 लाख ही रखा, लेकिन स्टॉक 8 लाख कर दिया किसी में। स्टॉक अगर 8 लाख कर दिया तो भी 5 लाख होगा, स्टॉक अगर 10 लाख कर दिया तो भी 5 लाख होगा, स्टॉक अगर 12 लाख कर दिया तो भी 5 लाख होगा। आपने क्या करना है, जैसे स्टॉक 10 लाख कर दिया, तो 10 लाख का 25% मतलब 2.5 लाख। 10 लाख में से 2.5 लाख घटा दीजिए, 7.5 लाख ड्राइंग पावर होगा। लेकिन सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, तो इन 7.5 लाख और 5 लाख में से सबसे कम कौन सा है? 5 लाख। तो 5 लाख उसका आंसर होगा।
अगर स्टॉक 8 लाख कर दिया तो 8 लाख का 25% 2 लाख हो गया। तो 8 से मैं 2 घटाइए, 6 लाख, 6 लैक्स। तो 6 लैक्स और सैंक्शन लिमिट 5 लाख है। दोनों में से अंतर छोटा कौन है? 5 लाख। तो 5 लाख उसका ड्राइंग पावर होगा। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। दोनों में से जो कम होगा, सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर जो कैलकुलेशन है, दोनों में से जो कम होगा वही ड्राइंग पावर होगा, क्योंकि ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सैंक्शन लिमिट। हमने उसको भले ही स्टॉक कितना भी रखे, लेकिन हम हमारे सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा ड्राइंग पावर नहीं दे सकते। ड्राइंग पावर एक ऐसी लिमिट है जहां से वो पैसा विड्रॉ कर सकता है अपने खाते से, ड्राइंग कर सकता है। तो ये एक पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है? आप लोग बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है? सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? हमारे पास 3 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, एक होता है पारिपशु चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज ऐसा होता है जिसमें सिक्योरिटी बदलती रहती है। फिक्स चार्ज ऐसा होता है जिसमें सिक्योरिटी नहीं बदलती। और पारी पासु चार्ज ये होता है जिसमें एक सिक्योरिटी पे एक से ज्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगे होते हैं, तो उनके प्रोरेटा बेस पे, उनके शेयर के आधार पर उसमें सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फिक्स चार्ज होगा, और फिक्स चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट होगा सीधा सीधा मॉर्टगेज होगा। क्या होगा? मॉर्टगेज होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो सिक्योरिटी है उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्गेज है। कोई समझने की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सरल सा सवाल है। 10 सेकंड, 5 सेकंड लगेगा, सवाल का जवाब दे के आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में भी कुछ सवाल ऐसे होंगे, जैसे 2023-24 तक ये देखा गया कि 40 सवाल ऐसे था जिनका 5 सेकंड, 10 सेकंड में जवाब दे देते। लेकिन 24-25 में थोड़ा बदलाव हो गया। 24-25 में इस सवाल को छोड़ के बाकी ऐसे देखा गया है, या साथियों ने बताया कि सवाल के लाइंस जो है बढ़ा दिए गए हैं। 4-4, 5-5 लाइंस में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो सवाल ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये तो एक ही लाइन में ही पूछा गया, इस साल भी पिछले साल भी। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, इफ ए एंड बी कस्टमर हैं, ए और बी, opened a fixed deposit account with mandate either and survivor and with nominee C. If A dies, then the payment after maturity of fixed deposit is to be made to whom? इसका आंसर भी यहीं लिखा गया है ना, आंसर भी यहाँ लिखा गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आंसर दिख गया आपको। पॉपुलर सीरीज का है तो आंसर दिखना ही होगा, देखने की क्या जरूरत थी सर, ये तो हमें कंठस्थ याद है, बोल रहे हैं हमारे साथी, है ना। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, ए और बी जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं। शाखा में आकर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है जॉइंट अकाउंट में, लेकिन मैंडेट होगा आइदर एंड सर्वाइवर। आइदर एंड सर्वाइवर का मतलब ये होता है कि जब भी ये फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड होगा, मैं या मेरे बाद वाला कोई भी आए तो आप उसको पैसा दे दीजिएगा। कंडीशन है कि मैच्योर होना चाहिए। मतलब पैसा लेने के लिए दोनों में से कोई भी आए, आप उनको दे दीजिएगा और अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा। यही खोलते समय ही उन्होंने मैंडेट दे दिया, लेकिन उन्होंने बोला मैच्योरिटी हो जाए तब की बात है। लेकिन साथ ही साथ उसमें नॉमिनी सी रखा है, नॉमिनी भी सी है। अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पेमेंट बी को मिलेगा। अब आप लोग बताइए, मैच्योरिटी से पहले आ जाता है तो पैसा किसको मिलेगा? मैच्योरिटी से पहले आ गया तो पैसा किसको मिलेगा? आप लोग जरा दिमाग लगाइए, जरा कैसे हो सकता है? मैच्योरिटी के बाद तो ठीक है, इधर सर्वाइवर में आप जो है बी को कर देंगे, लेकिन मैच्योरिटी से पहले आया तो कई लोग लीगल हेयर लिख रहे हैं और कई लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका। तो मैच्योरिटी से पहले आता है तो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका लीगल हेयर, मतलब ए के लीगल हेयर
और प्लस बी दोनों को जॉइंटली देंगे। क्यों? क्योंकि मैंडेट ही ऐसा था, उन्होंने मरने के बाद ये बोला था कि मैच्योरिटी हो गई तो कोई भी जिंदा रहेगा उसको दे दीजिए, या दोनों जिंदा हैं और मैच्योरिटी हो गया तो दोनों में से कोई भी आए दे दीजिए, हमें नक्की करिए। अगर एक ही मृत्यु हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद आते हैं, तो जो जिंदा बचा है उसको दे देंगे। अगर एक ही मृत्यु हो जाती है और मैच्योरिटी के पहले लेने आ जाते हैं, तो बोलेंगे कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके लीगल हेयर को ले आइए, और जो जिंदा है दोनों को मिला के देंगे। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, एक साथ डेथ हो जाती है, तो फिर पैसा नॉमिनी को देंगे, अदरवाइज नॉमिनी का रोल खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियरिटी है आपके अंदर। तीनों चीजें कंडीशन देख लिए कि ए और बी जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, आइदर सर्वाइवर में एक ही मृत्यु हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद बी को मिलेगा। मैच्योरिटी से पहले लेने आता है तो ए के लीगल हेयर और बी को मिलेगा, और दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, सी को मिलेगा। बात खत्म, खटाक, आगे बढ़िए। अब आते हैं, हु कैन क्रॉस द चेक। चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? ये पता नहीं क्यों पॉपुलर सीरीज में आ गया, साल भर ये सवाल पूछा गया। हु कैन क्रॉस द चेक, आप ही बताइए, कौन क्रॉस कर सकता है? कोई भी कर सकता है जिसके हाथ लग जाए, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? एनीवन। एनीवन, कोई भी कर सकता है, जिसके हाथ लग जाए वो कर लेगा, है ना? तो ये तो सरल सा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, एसटीआर रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विद इन हाउ मेनी डेज। एसटीआर रिपोर्ट होता है जिसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं। हम बैंक में काम करते हैं, हमें केवाईसी के गाइडलाइन के अनुसार से बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्ट करना होता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, फिर कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि यही जो है क्रांति कुमार है, यही जो है विनोद कुमार है। उसकी केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स करना होता है, और फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। तो इसमें मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में एक रिपोर्ट आता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट आता है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। तो ये इस रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट ज्यादातर पूछा जाता है, वो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो हमारे साथी जो हैं सभी सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देख लेता हूँ। क्या लिख रहे हैं सब? 7 दिन 7 दिन लिख रहे हैं। तो इसमें हालांकि आप जान रहे होंगे, भले नहीं लिख रहे हैं लेकिन जान रहे होंगे कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजेक्शन में कोई सस्पेक्ट नजर आता है, सस्पेक्ट नजर आता है, मतलब सस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का आप खाता खोले हैं उसके इकोनॉमिक सोशियो जो उसका उसका जो बैकग्राउंड है, उससे अगर उसका ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहा है तो वो सस्पिशियस है। सपोज एक जन व्यक्ति ने खाता खोला है कि वो किसान है, किसान खेती किसानी करता है, लगभग सालाना 5 लाख रुपए धान बेचता है। तो आप देखिए उसका प्रोफाइल है किसान का, तो आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? साल भर में 5 लाख या उससे 5,50,000 6 लाख रुपए जमा आ सकता है। लेकिन अचानक उसके खाते में 1.5 1.5 करोड़ 2 2 करोड़ जमा आने लग गया, तो वो सस्पेक्ट हो गया। क्या हो गया? सस्पेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे? उस किसान को बुलाएंगे, पूछेंगे कि भाई पैसा कहाँ आया, पता चला वो भाग रहा है, नहीं बता रहा है, तो आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया, आप उसकी रिपोर्टिंग एफआईयू को कर दीजिए। आप जो है इसको आप कंफर्मेशन हो गया कि यह वाकई में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। इसीलिए हमें बहुत सारे निगरानी पड़ती है कि इस व्यक्ति ने खाता खोला, एक बोला कि मैं छात्र हूँ, तो छात्र को कितना रुपए चाहिए? महीने का 10,000 रुपए, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, क्योंकि उससे खाते में डेली यूपीआई से 100 200 करके ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। अब उसको बोले भाई कौन भेज रहा है पैसा आपको, नहीं बता पाया, सोर्सेस नहीं बता पा रहा है, तो सस्पिशियस। तो कुल मिला के यही हुआ कि जैसा व्यक्ति है उसका प्रोफाइल के आधार पर उसके ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं तो फिर वो सस्पिशियस है। और सस्पिशियस कंफर्मेशन होने के 7 दिनों के अंदर इसको रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो 7 वर्किंग डेज ऑफ डिटरमाइनिंग दैट एक ट्रांजेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज सस्पिशियस, मतलब आज घटना घटित हुई, आपके पास 7 दिन का समय है, आप कंफर्मेशन कर लीजिए
और कन्फर्मेशन 7 दिन, उस कन्फर्मेशन के 7 दिनों के अंदर इसको रिपोर्ट करनी होती है। अगर ये लिखने में कुछ गड़बड़ी होगा तो सीधे समझ लीजिए कि आज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कंफर्म हुआ, तो 7 दिनों के अंदर आप रिपोर्ट कर दीजिए। और कंफर्मेशन कैसे होगा, जैसे मैंने बताया, ड्यू डिलिजेंस करना होता है उसका, ड्यू डिलिजेंस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड एसेट ऑफ डाउटफुल कैटेगरी मोर देन 3 इयर्स। अगर कोई लोन क्लासिफाई हुआ है डाउटफुल कैटेगरी में 3 साल से ज्यादा, तो सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना प्रोविजन किया जाएगा। आप देखे होंगे प्रोविजन के बारे में हर एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है। क्यों बताइए। क्योंकि प्रोविजन जो है आपको अपने कैपिटल में से रखना होता है। बैंक को जो है रिस्क लेने के लिए उसको तैयार होना होता है, क्योंकि आप जो है पब्लिक मनी से डील करते हैं। तो इसीलिए प्रोविजन से सवाल पूछता है कि आप पैसे दे रहे हो, पब्लिक के पैसे को पब्लिक को दे रहे हो, जरूरतमंद को, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसको लौटाना होगा समय पर, इसीलिए आपको प्रोविजन रखना होगा। तो टोटल प्रोविजन में जब करते हैं तो पहले स्टैंडर्ड एसेट होता है, स्टैंडर्ड में भी प्रोविजन करते हैं, फिर सब स्टैंडर्ड में भी प्रोविजन करते हैं, डाउटफुल में भी, लॉस में भी। लेकिन जब डाउटफुल में जाते हैं तो डाउटफुल में 3 कैटेगरी होता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। और उसमें अलग अलग प्रोविजन किए जाते हैं, स्टैंडर्ड एसेट का अलग किया जाता है, डाउटफुल एसेट का अलग किया जाता है। यहाँ पर जो सिक्योर्ड एसेट है, जो सिक्योर्ड एसेट्स के बारे में यहाँ बोला गया है, सिक्योर एसेट अगर 3 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रोविजन क्या होगा। और हमारे साथ ही देखते हैं क्या लिखे हैं। अभी हालांकि इसमें एनपीए नॉर्म्स में चेंज आया है, अभी मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में उसको पढ़ाऊंगा। थोड़े स्लाइड चेंज आए हैं डीसीसीओ के बारे में, प्रोविजन के बारे में। आरआरबी का प्रोविजन भी अलग होता है और नेशनलाइज बैंकों का अलग होता है, तो एक सेशन में 2-3 पार्ट में उसको पढ़ाऊंगा। तो डाउटफुल कैटेगरी मोर देन 3 इयर्स है, तो इसमें सिक्योर्ड एसेट का भी 100% और अनसिक्योर्ड एसेट का भी 100% प्रोविजन होता है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYCR। CKYCR का फुल फॉर्म पूछा गया है। पॉपुलर सीरीज का सवाल है, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 6 से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। सी के वाई सी आर 2016 में भारत सरकार ने ये कहा कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको, कोई भी कस्टमर को अगर वो ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उनको केवाईसी के रिकॉर्ड रखने होंगे और CKYC उसमें सबमिट करना होगा। CKYC जो है, उस संबंध स्थापित होने के बाद से 10 दिनों के अंदर एक CKYC नंबर जनरेट होगा और समय समय पर इसको अपडेट किया जाता रहेगा। तो CKYC का जो फुल फॉर्म पूछा गया और उसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो ये ज़्यादातर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि CKYC को हम बोलते हैं सेंट्रल KYC रजिस्ट्री या रिकॉर्ड लिख देते हैं, नहीं, रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जामिनेशन में आए तो यही हूबहू लिखिएगा, भले R एक है लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड रजिस्ट्री आएगा। सेंट्रल को नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होगा। डिटेल सेशन मैंने आज ग्रुप में डाला था, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे डिटेल सेशन उसमें, कि CKYCR के क्या क्या पॉइंट्स फीचर्स हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर टू बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी पीरियड्स एज पर द रिवाइज्ड केवाईसी गाइडलाइन। रिवाइज्ड केवाईसी गाइडलाइन में एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन FIU को रिपोर्ट हुई है तो उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए सारे दस्तावेज कितने साल तक प्रिजर्व रखे जाएंगे। तो अभी समझ लो हमारे लिए ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, क्या, रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी। अगर बैंक टू बैंक जाते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी अलग अलग होते हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादातर बैंकों में एक्ट का पालन किया जाता है और वो एक्ट के आधार पर सभी बैंकों में होते हैं, तो ये सभी बैंकों में समान ही होता है। और रिकॉर्ड प्रिजर्व किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, कुछ रिकॉर्ड 6 महीने के लिए, कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और कोई कोई लॉन्ग पीरियड तक भी रखे जाते हैं, है ना, लंबे समय तक रखे जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कह दिया है, तो यहाँ पर ये 5 ईयर, पहले ये 10 साल था जिसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। अगला सवाल पॉपुलर सीरीज का आपके स्क्रीन पर है, देखिए।
एक व्यक्ति ए आपकी शाखा में आता है और शाखा प्रबंधक से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक ऐसा जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है अपने रिश्तेदार के साथ। कंडीशन ये है कि जब तक वो जिंदा है वही ऑपरेट करेगा, उसके मरने के बाद ही उसका जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो ऑपरेट कर सकता है। इस टाइप के मैंडेट को कौन सा मैंडेट कहते हैं? तो इफ ए कस्टमर विजिट्स ब्रांच एंड रिक्वेस्टेड टू ओपन एन अकाउंट with his relative with the condition that till he will operate the account. After the death of him, the amount will be paid to B. This type of mandate is called as, आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि इतनी बार सवाल आया है, इतनी बार सवाल आया है कि आपको गाना याद आ जाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब कितना कैसे गलत हो जाएगा, है ना? तो गलत हो ही नहीं सकता, इतने बार ये गाना, ये मतलब इतना पॉपुलर सीरीज का गाना और इतना पॉपुलर सीरीज का सवाल है, तो कैसे भी आंख में पट्टी लगा दो तब भी सही कर लोगे, है ना? चलिए, तो ये आपका ऐसे सवाल आएंगे, आपके 20 सवाल तो ऐसे ही आएंगे जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। खेल चलेगा बाकी सवालों का, मतलब 40 सवाल तो ऐसे आएंगे कि जो नहीं भी पढ़ा होगा वो बना लेगा। और आप लोग को जो है और अच्छे से बनाना होगा उसको, क्योंकि इनमें भी गलतियां कर देते हैं, तो इनमें हमें गलतियां नहीं करनी है। बाकी चीज़ों के लिए हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे तरह लड़ेंगे। तो फॉर्मर एंड सर्वाइवर है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब गिनती नहीं कर सकते कितनी बार आया। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे 5 धुरी होते हैं प्रमोशन एग्जाम के, 5 धुरी होते हैं, उनमें से पहला होता है जनरल बैंकिंग, दूसरा होता है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, तीसरा होता है गवर्नमेंट के डिपॉजिट स्कीम्स, और चौथा होता है गवर्नमेंट के लोन स्पॉन्सर स्कीम्स, और पांचवा होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये एक पॉपुलर सीरीज में 5 आधारभूत स्तंभ हैं। फिर बाद में इंटरनल बैंकिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक और आते हैं, लेकिन ये पॉपुलर सीरीज में ये 5 हैं: जनरल बैंकिंग, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डिपॉजिट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, या आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, या अटल पेंशन योजना हो गया, ये पॉपुलर सीरीज में आते हैं। तो सभी लोग जान गए होंगे कि इसका प्रीमियम है 436 पर सब्सक्राइबर। अब इसमें आपको क्वार्टर वाइज भी एक सुविधा दी गई है, प्रोरेटा बेस पे जो आपका प्रीमियम पे कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में आता है तो 112 रुपया, फिर अगर सेकेंड क्वार्टर के अंदर आता है 224 रुपये, और थर्ड क्वार्टर में आता है तो कितना होगा आपका? 296 रुपये होगा, कितना होगा? 112, 224, और कुछ होता है आप याद कर लीजिएगा, यानी तो उसके सेशंस में देख लीजिएगा। 4 क्वार्टर के हैं और साल भर का आता है, तो आपको कितना होगा? हमारे साथी को तो याद याद होगा तो आप लिख लीजिए, 342 होता है, या 342 होता है ना? फिर उसके बाद होता है 436। तो ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी प्रीमियम पूछ लेता है, और कहीं कहीं तो ताज्जुब होता है आपको कि एक ही एग्जामिनेशन में दोनों के प्रीमियम पूछ लेता है। तो 20 रुपये पर सब्सक्राइबर है। अगला पॉपुलर सीरीज का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए, व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? बैलेंस शीट का ये क्वेश्चन है, जो जिस तरह हर साल बैलेंस शीट अब मार्च में आप लोग ऑडिट वगैरह कराते हैं, तो वो हर महीना जब भी एग्जाम होता है तो ये सवाल पूछता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एक ऐसी स्थिति है जब करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है करंट एसेट से, एक ऐसी पोजीशन जहां पर करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है करंट एसेट से, उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और नेगेटिव मतलब जहां करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है उसको नेगेटिव कहते हैं। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का है, आप लोग जान गए होंगे। बैलेंस शीट का मैं वीडियो दिया था, उसको भी अच्छे से समझ लिए होंगे।
और आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, व्हाट इज द री केवाईसी फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर। ये भी मीडियम रिस्क वाला जो क्वेश्चन है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हालांकि इसमें लो रिस्क का ज़्यादा नहीं पूछता है, हाई रिस्क का ज़्यादा नहीं पूछता है, मीडियम रिस्क का पूछता है। लेकिन उनको नहीं पूछा ऐसा नहीं बोल सकते, उनको भी पूछा, लेकिन ज़्यादातर पूछा है मीडियम रिस्क का। तो मीडियम रिस्क के कस्टमर का जो केवाईसी री केवाईसी सबमिशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 8 साल। लो रिस्क के जो कस्टमर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 साल, और हाई रिस्क के जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 2 साल होता है। और एक सवाल जो पॉपुलर सीरीज का मतलब इसमें पूछता है वो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, है ना, पीईपी। तो हम कल के सेशंस में उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि टोटल 40 पॉपुलर सीरीज के सवाल है। आज 20 करेंगे, कल 20 करेंगे सुबह, फिर शाम को हम इंटरनल के भी पॉपुलर सीरीज या कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हुए 20 सवाल होते हैं ये करेंगे। तो आपके 60 सवाल तो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनपीए नॉर्म्स में भी पढ़ेंगे और इंटरनल पॉलिसी भी पढ़ेंगे। डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ते रहेंगे। और जब पढ़ते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा है ना, हम लोग मानते हैं और ऐसा होता है। विच चार्जेस टू बी क्रिएटेड ऑन मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। तो मैंने चार्ज में बताया था कि चार्ज जो हम क्रिएट करते हैं तो 3 तरह से होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पारिपशु चार्ज। तो यहाँ पर अगर कोई एसेट्स मूवेबल है तो वहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। मूवेबल एसेट पर जो चार्ज क्रिएट होता है आप लोग जानते होंगे, वो होता है हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है। क्या होता है, हाइपोथिकेशन। और अच्छे लाल जी, आपकी आवाज नहीं आई आज। अच्छे लाल जी, आप आए हो, हमारे अच्छे लाल जी आए हैं। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर। राम जी, नेटवर्क रहता है आपकी तरफ गांव में। चलो, बराबर रहता है सर। अरे वाह, गांव कब घुमाओगे आप अपने। अरे सर, बस स्वागत है सर, एनी टाइम आइए अच्छा, सर। बढ़िया खटिया वटिया में, तालाब किनारे बढ़िया है ना, खाना वाना बनाए वहीं बैठेंगे, बातें करेंगे। जी सर। चलिए, तो यहाँ पर मूवेबल एसेट्स पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो हाइपोथिकेशन को इस तरह से डिफाइन करिए, दृष्टि बंधन। दृष्टि बंधक मतलब सोचिए, आप मान लीजिए किसी को आप मुद्रा लोन देते हैं, तो मुद्रा लोन में आप स्टॉक देते हैं उनको, किराना सामान दिए, तो वो स्टॉक में आइटम बदलते रहता है। लेकिन वो जो स्टॉक परचेस करता है वो हमारे लिए हाइपोथिकेशन होता है। जब भी हम चाहें उसको देख सकते हैं, अपने दृष्टि बंधन में ही रहना चाहिए। तो हाइपोथिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें सिक्योरिटी का ओनरशिप बारोवर के पास होता है, और सिक्योरिटी गुड्स एंड सिक्योरिटी का जो पोजीशन भी बारोवर के पास होता है। पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी is with borrower and ownership is with borrower, then this type of charge is known as hypothecation। तो उसका मालिक भी borrower है और उसका पोजीशन भी उसके पास है, तो इसको हाइपोथिकेशन कहते हैं। प्लेज और हाइपोथिकेशन में अंतर ये है कि प्लेज में क्या होता है, गुड्स और सिक्योरिटी को बैंक के पास दे देता है, बैंक के पोजीशन में आ जाता है, तो उसको प्लेज कहते हैं। लेकिन उसका ओनरशिप बैंक अभी नहीं है, उसका ओनरशिप जो है वो बरोवर के पास है, लेकिन पोजीशन अब बैंक को दे दिया, तो इसको प्लेज कहेंगे। हाइपोथिकेशन में क्या, उस गुड्स और सिक्योरिटी का मालिक भी बरोवर है, और वो गुड्स और सिक्योरिटी भी बरोवर के पास ही है, तो उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं, दृष्टिबंधन। जैसे कि गाड़ी लोन देते हैं, गाड़ी लोन देते हैं तो गाड़ी क्या हुआ, सिक्योरिटी हुआ, कार जो है सिक्योरिटी हुआ। अब कार का मालिक जो है वो बरोबर हुआ, और कार जो है उसके पोजीशन में उसके घर में रहता है, जब चाहे चलाता है। लेकिन हमारे अच्छे लाल जी बोलेंगे कि आज मैं कार को देखना चाहता हूँ, तो वो दिखाना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं दृष्टिबंधन। आज कार का मैं विजिट करना चाहता हूँ, दृष्टिबंधन। मतलब उसको बेच नहीं सकता, उसको जो है वो पोजीशन में रखे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टिबंधन में रहेगा। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। व्हाट इज इंडोर्समेंट, ये भी पॉपुलर सिटी का सवाल है, न जाने कितनी बार आया है, अभी भी आ ही रहा है। इंडोर्समेंट क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ स्किल 2 to 3 में भी आ रहा है, 3 to 4 में भी आ रहा है।
नेशनलाइज बैंकों में भी आ रहा है, चेक से जुड़ा हुआ। अभी 2024-25 में अगर कोई टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आया है तो वो है चेक। तो इसलिए चेक पर हम एक डिटेल सेशन करेंगे, और जो जो सवाल अभी साल भर में पूछे गए हैं वो सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, उसमें एक भी सवाल चूकने नहीं चाहिए, इसलिए अलग से सेशन में करूंगा। तो व्हाट इज इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेक के बैक साइड पर एक दस्तखत कर दिया जाता है, ताकि इस चेक की जो राशि है वो पेई के माध्यम से या किसी तृतीय पक्ष को इसको भुगतान कर दिया जाए, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। सो द एक्ट ऑफ साइनिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द चेक फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ये पैसा जो है देने के लिए इस उद्देश्य से चेक के पीछे साइन कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं उसको? पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट कहते हैं। अगला पॉपुलर सीरीज का सवाल है, देखिए, कस्टमर डे इज शेड्यूल्ड इन बैंक ब्रांचेस। आप यकीन मानिए ये जो साल है अभी वाला 25-26, ये है कस्टमर डिलाइट का साल। कस्टमर डिलाइट मतलब उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दिलाने वाला साल है भारत सरकार के दृष्टिकोण से, ईज गाइडलाइन के हिसाब से। तो कस्टमर सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी एक्ट हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी आपके बैंक के एसओपीज हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि साल जो है कस्टमर डिलाइट पर ही सरकार ने जो है आह्वान किया है बैंकों को। तो ग्राहक दिवस जो है बैंक में शेड्यूल किया जाता है। किया जाता है, आप लोग करते हैं? आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लगता नहीं कि करते होंगे। वो बोले ग्राहक दिवस क्या मनाना, ग्राहक तो डेली आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। इसका एक पीछे बहुत बड़ा फंडा है ग्राहक सेवा पे, है ना। किसी दिन मैं चर्चा करके बताऊंगा बिजनेस मोबिलेशन में क्या काम आता है और क्यों इसके पीछे का कारण है। तो कस्टमर डे जो है शेड्यूल किया जाता है हर महीने की 15 तारीख पर, और 15 तारीख को अगर छुट्टी है तो उसके आगे वाले दिन किया जाता है, मतलब 16 तारीख को किया जाएगा। तो ग्राहक को हम सुनेंगे, और जब भी ये बनाते हैं तो कम से कम 2 ग्राहक तो होने चाहिए, और उनमें से एक ग्राहक जो है सीनियर सिटीजन होना चाहिए, तभी कमेटी कंस्टिट्यूट होगी। शाखा स्तर पर यह बैठक जो है हर महीना की जाती है। रीजनल ऑफिस स्तर पर यह बैठक जो है तिमाही की जाती है, और आंचलिक या केंद्रीय कार्य लेवल पर यह तिमाही की जाती है। तो ये कस्टमर डे मनाया जाता है 15 तारीख हर महीने की। व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑन एक्सीडेंटल डेथ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना हो, ये जो है बहुत पॉपुलर सीरीज के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनको पूरी तरह से पढ़ना है। मैंने बताया था कि एक ही एग्जामिनेशन में दोनों के कवरेज आ जाते हैं, दोनों का सवाल आ जाता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में मैक्सिमम कवरेज पूछा गया है, एक्सीडेंटल डेथ में कितना होगा? तो मैक्सिमम कवरेज होगा इसका, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसका प्रीमियम 20 रुपये पर सब्सक्राइबर होता है, पर सब्सक्राइबर पर एनम। और इसका जो है 1 जून से लेकर 31 मई तक कवरेज होता है। 1 रुपया बैंक का एडमिन चार्ज है, 1 रुपये जो है आपका इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, सॉरी 18 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपये बीसी कमीशन को जाता है। तो ये जो ब्रेकअप है वो भी याद रखना है। जैसे 436 रुपया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का होता है, तो उसमें 11 रुपये एडमिन चार्ज है, 30 रुपये बीसी कमीशन है, और फिर 395 रुपये जो है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। ठीक उसी तरह 20 रुपये में से 1 रुपये एडमिन चार्ज है, 1 रुपये बीसी कमीशन है, और 18 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। तो ये 2 लाख रुपए आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष के जो इनके बीच की आयु को मिलता है कवरेज। और 2 लाख का प्रीमियम इसका इंश्योरेंस कवरेज है, प्रीमियम इसका 20 है। एक्सीडेंटल डेथ पर 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी पर 2 लाख।
तो ये पॉपुलर सीरीज के सवाल, आज 20 सवाल डिस्कशन किए सरल तरीके से। कोई कठिन सवाल नहीं, लेकिन पॉपुलर सीरीज में है, चर्चा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लगा होगा कि कुछ सीखने नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, जैसा लगा होगा, लेकिन सरल सवाल हैं, पॉपुलर आते हैं तो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि वो कौन सी दवाई देने से मरीज ठीक होगा। तो इसलिए मान के चलिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, और जो भी पढ़ाया जाएगा हमारे लिए अच्छा है। अगर ये बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा रहा तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा तब भी सफल हो जाओगे। क्योंकि ये टेस्टेड और प्रूवन मेथड है कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो अटूट भरोसा करिए, और बिलीफ सिस्टम के साथ अपने माइंड प्रोग्रामिंग को जोड़िए। बिना पढ़े भी सब मिल जाएगा, बस जुड़े रहिए। क्योंकि कनेक्शन या जो कनेक्टिविटी, जैसे वो अभी कनेक्टिविटी है तो आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, तो इसी कनेक्टिविटी के साथ आप सीखना होगा और समझना होगा, और सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है। बस रखना क्या है, आपको थोड़ा धीरज रखिए। तो सब्र कभी मत खोइए, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, वक्त मांगती है। कई साथी हड़बड़ा जाते हैं कि आज ही जुड़े हैं, आज ही सब मिल जाए साहब, आज ही सब 2025 का फोल्डर ही भर जाए। तो 2025 अभी शुरू हुआ है। अगर हम देखेंगे बैंक की भाषा में तो 2025 शुरू होता है अप्रैल से, और अप्रैल में भी क्लोजिंग करके ऑडिट करा के अभी अब फ्री हुए हैं। कुछ लोग शिमला कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली बैंकर्स जो है ऑडिट कराने के बाद घूमने चले जाते हैं सिक्किम, गुवाहाटी, इधर उधर। तो अभी 2025 शुरू हुए हैं। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फोल्डर आपका भरता रहेगा, और सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और आपको कामयाबी भी जरूर मिलेगी। क्योंकि आप कामयाब होने के लिए ही आए हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई साथी जरा कमेंट्स कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। फिर हम लोग जो है आगे इस तरह के सेशंस और करेंगे, और डेली पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्रांति जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, अच्छा था। और हमारे शाहरुख खान जी, अरे हाँ, कोई SRK, SRK मतलब यही हो? हाँ, क्या नाम है आपका? हम्म। ओके, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। तो ऐसे कैसा लगा आपका सेशन आज, आज का? अच्छा, अजहर, अजहर है, सुपर, बहुत बढ़िया। और अजहर हैं हमारे, जबरदस्त था। मोनिका जी राम राम, है ना? जबरदस्त रहना है, बेहतरीन रहना है, और डेली सीखने की कोशिश करेंगे। मैं नया नया टॉपिक लाऊंगा अभी, बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आज विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल। बाकी 20 क्वेश्चन पॉपुलर सीरीज का लेके आऊँगा सुबह। जल्दी एक सेशन कर लेंगे, तो आपको तो लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं मिलेगा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड कर ही दूंगा। जब मैं सेशन लेता हूँ तो वो रियल टाइम में अपलोड हो जाता है, और दूसरे फैकल्टी सेशन लेते हैं तो T+1 डे में अपलोड होता है, क्योंकि उनके पास आई क्लाउड उस तरह का क्लाउड नहीं होता है, वो सर्वर के माध्यम से आता है। और मेरे पास सब चीज़ें अपने पास है, तो इसलिए मेरे पास रियल टाइम में अपलोड हो जाएगा। चलिए, तो एक अच्छी रात आपको देता हूँ। अगर सितारों को आंखों में महफूज कर लोगे तो हर तरफ रात ही रात होगी। आप भी हो बैंकिंग इंडस्ट्री में, हम भी हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। किसी रोज फिर मुलाकात भी होगी, और आपके साथ बात भी होगी। इस वादे के साथ, इरादे के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।